जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ प्रश्नावली 13 के बी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों मैं प्रश्नावली 13 के बी के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे हल करना है कैसे नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले आप आकृति को समझिए। इसमें क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, कोई बेलनाकार ठोस है जिसमें क्या है कि एक शंक्वाकार ऊपर से बना है और नीचे से अर्धगोलाकार एक दूसरे में सम्मिलित है, उसको उसी बेलनाकार भाग में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा उसमें जो शेष पानी बचेगा उसका आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों शेष पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो जैसा जैसा प्रश्न बोला वैसा वैसा हम करते चलते हैं। देखिए एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो पहले एक ठोस बनाइए जिसमें क्या करना है, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित करना है इसमें, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले हम बनाते हैं यहाँ से एक बेलनाकार भाग, क्योंकि इस बेलन में इसको डाला गया है। दोस्तों चले यहाँ से बना लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये बेलनाकार भाग कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब क्या करना है, इसी के अंदर एक अर्धगोले के ऊपर शंक्वाकार भाग अध्यारोपित है जो इसके अंदर डाल दिया गया है और ये अर्धगोले के रूप में यहाँ पे बनेगा आपका। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, और ये बेलनाकार है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से तो त्रिज्या बनेगा, तो यहीं पे जो शंकु है क्या हो रहा है, इसी में से डाल दिया जा रहा है बेलनाकार भाग में। तो चलिए शंकु को यहाँ से डाल दिया जा रहा है और इस पूरा इसमें क्या भरा है दोस्तों, पानी भरा हुआ। ठीक है, इसमें पूरा क्या हुआ, बेलनाकार भाग में पानी भरा हुआ है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब डाल दिया जा रहा है तो यहाँ पे ये अर्धगोलाकार भाग है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग नीचे का दिख रहा है ये अर्धगोलाकार भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी आपका जो बचेगा इसी का आपको आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे पानी तो शेष रह जाएगा, क्योंकि जो डाला जाएगा बेलनाकार भाग में इन शंक्वाकार और अर्धगोलाकार ठोस बर्तन इसके अंदर, वो क्या होगा, इधर तो पूरा ढक लेगा, तो पानी सिर्फ यहीं शेष रह जाएगा। तो चलिए अब क्या क्या दिया है उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका दिया ये है, बोला है कि जो ये 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, तो 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, ठीक है, तो जो शंकु यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगा, शंकु यहाँ से लेकर कहाँ तक होगा दोस्तों, यहाँ तक, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 120 सेंटीमीटर, ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, 120 सेंटीमीटर। क्लियर। और जो अर्धगोलाकार है, यहाँ से जो अर्धगोलाकार है उसकी भी ऊंचाई दी गई है, वो कितनी दी गई है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। तो इसको कर दीजिए आप 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए क्या दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो जो त्रिज्या दी गई है उसकी भी कितनी है, यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों तो जो त्रिज्या है वो भी कितने सेंटीमीटर की है, 60। अर्धगोले से त्रिज्या बनता है, यहाँ से ही त्रिज्या बनेगा। ठीक है, तो जो त्रिज्या यहाँ पे जो रहेगा उतना यहाँ भी रहेगा, तो त्रिज्या जो है वो भी कितना है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इसका जो त्रिज्या है वो भी कितना है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके आगे ये बोला है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो 60 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको जाहिर सी दिख रही है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है।
अब पूरे बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ऊंचाई है दोस्तों, 180 सेंटीमीटर। तो पूरे बेलन की ऊंचाई यहाँ पे लिख दीजिए कितना है, 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूरे बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा, लिख देना आपको। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, ये आपका आकृति यहाँ पे बन चुका है। अब कैसे हल करना है इसको, चलिए मैं सिंपल से तरीके में आपको एकदम बताता हूँ। तो पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। देखिए, ये जो शंक्वाकार बर्तन आपको दिख रहा है, इसकी ऊंचाई आपको कितनी दिख रही है, 120 सेंटीमीटर। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख दीजिए, दिया है क्या, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। तो शंक्वाकार जो बर्तन की ऊंचाई है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे क्या दिया दोस्तों, अब शंक्वाकार जो है भाग है उसकी त्रिज्या भी दी गई है। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है दोस्तों, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। तो आप लिखना चाहें तो इसका लिखिए, शंक्वाकार भाग का त्रिज्या भी दिया गया है कितना दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। ये शंक्वाकार के लिए। ठीक है, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ त्रिज्या वो शंक्वाकार भाग के लिए। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया। तो त्रिज्या कितना है शंक्वाकार बर्तन के लिए, जो भाग है उसका त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आपको अर्धगोले का भी त्रिज्या दिया गया है। तो अर्धगोले का भी त्रिज्या बोला है कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आप लिख दीजिए अर्धगोले का भी त्रिज्या जो है, लिख दीजिए अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या। तो अर्धगोलाकार भाग का जो त्रिज्या है वो कितना है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया था, मैंने 120 सेंटीमीटर लिख दिया। त्रिज्या दिया था शंक्वाकार भाग का 60 सेंटीमीटर, मैंने उसको भी लिख लिया। और अर्धगोलाकार जो यहाँ से बन रहा है दोस्तों, जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, उसका क्या है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर, उसका भी त्रिज्या दिया है। तो मैंने लिख लिया। अब क्या करते दोस्तों, ये जो अर्धगोलाकार भाग बना है इसका और यहाँ से जो ठोस जो बेलन के अंदर डाला गया है, यही पूरे का हम निकाल लेते हैं आयतन। ठीक है, तो अर्धगोलाकार भाग पे जो शंक्वाकार अध्यारोपित है भाग, इसी का निकाल लीजिए क्या, आयतन। तो चलिए कैसे निकलेगा दोस्तों, बने रहिए, मैं बताता हूँ एकदम सिंपल से भाषा में। तो लिखिए क्या, यहाँ पे इस पूरे ठोस का आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए ठोस का आयतन, ऐसे लिख दीजिए ठोस का आयतन। तो कौन सा ठोस, जो बेलन के अंदर डाला गया। ठीक है, तो ठोस का आयतन बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए शंक्वाकार भाग प्लस क्या, अर्धगोलाकार भाग, इन दोनों का आयतन निकाल लीजिए। तो लिखिए ठोस का आयतन बराबर क्या, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस ये क्या दिख रहा है आपको, अर्धगोलाकार भाग। तो इसको भी लिख लीजिए, प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, यहां लिख दीजिए शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो यहां से पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा जो बेलनाकार भाग के अंदर डाला गया है। तो चलिए दोस्तों, अब कैसे हल करेंगे देखिए मैं बताता हूं। आपको निकालना है ठोस का आयतन। तो यहाँ ठोस के आयतन को आपको वैसे ही रहने देना है। अब देखिए शंक्वाकार भाग का आयतन, तो शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल रहे हैं, तो शंकु के आयतन का हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकाल लीजिए। यहां से देखिए ये अर्धगोलाकार है, तो गोलाकार का आयतन और अर्धगोलाकार का आयतन में डिफरेंस यही है कि गोलाकार का आयतन की बात करें तो 4/3 पाई r क्यूब लिखते हैं, लेकिन अर्धगोलाकार की बात की जाएगी तो जो 4/3 था उसको क्या कर देंगे हम, 2/3। ठीक है, पाई r क्यूब, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूलों में आपको क्या करना है, मानों को रखना है। हम निकाल रहे हैं ठोस का आयतन। तो 1/3 है, तो 1/3 को आप वैसे ही रखो जैसे पे है, या तो आप कॉमन कर लो। ठीक है, 1/3 यहाँ मिल रहा है, 1/3 यहाँ भी मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि दो ऊपर दो को हटाएंगे तो बचेगा सिर्फ एक। तो 1/3 पाई आर, यहाँ पे क्या स्क्वायर था, यहाँ पे आर क्यूब है, तो पाई से पाई मिला, पाई भी कॉमन करिए, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, तो आर स्क्वायर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख दीजिए ब्रैकेट में। तो यहाँ देखिए 1/3 बाहर निकला, पाई निकला, आर स्क्वायर निकला, बचा सिर्फ क्या, एच, तो एच को लिख दीजिए प्लस। यहाँ से देखिए 1/3 बाहर निकला, सिर्फ बचेगा 2 और पाई भी बाहर निकल गया, आर स्क्वायर, तो आर क्यूब था, तो एक आर यहाँ पे बचा रहेगा, तो एक आर को यहाँ पे आपको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, चलिए अब रखिए आप मानों को, तो जो मान दिए गए रखते हैं उसको। 1/3 है तो 1/3 यहाँ पे आप वैसे ही रखो जैसे पे है। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7, तो 22/7 रख दीजिए इंटू आर स्क्वायर। तो त्रिज्या आपको दोनों ही देखिए, अर्धगोलाकार भाग का भी त्रिज्या 60 है और शंक्वाकार भाग का भी त्रिज्या 60 है, तो त्रिज्या की जगह हम कितना रख देंगे, 60 है, नहीं आर स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर करेंगे हम, उसको 60 गुणते कितना लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, h + 2r, तो पूरी ऊंचाई, तो पूरी जो ऊंचाई दी गई है यहाँ पे शंक्वाकार भाग की, क्योंकि हम शंक्वाकार भाग निकालें और अर्धगोलाकार भाग का निकालें, जब बेलनाकार भाग का निकालेंगे तो 180 लेंगे, अभी हम शंक्वाकार भाग का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊंचाई 120 + 2r, तो 2 ऐसे लिखिए, आर त्रिज्या आपका कितना दिया गया, 60, तो यहाँ पे कर दीजिए 60, ब्रैकेट को कर दीजिए क्या, बंद। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए जो कटे पिटेगा उसको काट दीजिए, नहीं तो सब गुणा करके लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 से क्या होगा, 60 कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब जो बचा है उसका गुणा कर लीजिए, तो देखिए 22 दूना कितना होगा, 44, 22 दूना 44, तो यहाँ पे 44 करेंगे, 44 लिख दीजिए, बगल में 0 था, एक 0 भी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा दोस्तों, गुणते 22 बटा यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 22 का मैंने 22 दूना 44 कर दिया और नीचे 7 रहेगा, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 60, तो 60 लिखिए और पूरे के बटा क्या कर दीजिए, 7। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए। देखिए 60 दूना 120, 120 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 120 को अभी ऐसे रहने दीजिए और 60 दूना 120, तो 120 यहाँ पे ऐसे आप कर दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना होगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो ब्रैकेट में है उसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ। तो करिए क्या, 440 गुणते 60, इसका आप गुणा करना चाहें तो गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा करता हूँ, 1 2 2 0 है तो आप यहाँ पे 2 0 ऐसे ही लिख दीजिए। अब 6 चौके 24 हासिल 2, और 6 चौके 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 26। क्लियर हो गया। देखिए 6 का गुणा 4 में करें, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 2 26 हो गया। क्लियर, और बट्टे में कितना है, 7 है, तो 7 लिख दीजिए। अब इसका भी गुणा कर दीजिए, तो इसको देखिए जोड़ है तो इसको जोड़ लीजिए, 120 कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, 240। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब तो कुछ कटे पिटेगा नहीं, तो ऐसा काम करते हैं, इसका ऊपर टोटली गुणा कर, 240 का हम कितना 26,400 में गुणा कर देंगे। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली गुणा करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों गुणा करने पे आपका यहाँ पे आया कितना, 63 36 000 और बट्टे में 7 आपका रहेगा। ठीक है, इतना एक घन सेंटीमीटर निकल जाएगा क्या दोस्तों, ठोस का आयतन। देखिए मैं दोस्तों गुणा जो होता है कैमरे के पीछे करता हूँ दोस्तों, वीडियो में गुणा करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं गुणा करके वहाँ पे वीडियो को कटिंग कर देता हूँ जहाँ पे मैं गुणा करता रहता हूँ। ठीक है, बैक साइड में पेपर लेता हूँ, पेपर में गुणा करता हूँ। तो दोस्तों अब गुणा मैं आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आपने अभी निकाला क्या, ठोस का आयतन, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हल नहीं हुआ है। हमसे पूछा है जो ये हमारा ठोस बना है, ये आकृति बना है, इसमें पानी का आयतन पूछा गया है, जो शेष पानी बचा है। तो इसका पानी का आयतन हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, अब हम बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का जब आयतन निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, शेष पानी का आयतन बराबर हम क्या कर, बेलन के आयतन में से जो ठोस का हमने आयतन निकाला उसको घटा देंगे, तो हमारा जो शेष पानी का आयतन है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करना है मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखिए क्या, किसका आयतन निकालेंगे, वेलन का आयतन। तो वेलन का आयतन निकालने के लिए देखिए उसका क्या क्या दिया गया है। तो वेलन की ऊंचाई दी गई है, यहां पहले लिख लीजिए, जो जो दिया है चित्र आपने बनाया होगा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वेलन की ऊंचाई। तो जो वेलन की ऊंचाई दी गई है वो कितनी है दोस्तों, वेलन की ऊंचाई है आपकी 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर दीजिए 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका दिया है वेलन की ऊंचाई, और वेलन की त्रिज्या भी दिया है। तो त्रिज्या जो दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए
अब हम त्रिज्या और क्या मिल गया, ऊंचाई और त्रिज्या। जब ऊंचाई और त्रिज्या मिल जाता है तो हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चले यहाँ पे निकाल लीजिए आप क्या, बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बेलन का आयतन। तो दोस्तों वेलन के आयतन का मैंने फार्मूला आपको लिखा दिया है, आई होप कि आपको याद होगा। तो दोस्तों वेलन के फार्मूले का, जो वेलन के आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मानों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखते चले जाएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्या है पाई का मान कितना होता है 22/7। तो यहाँ पर रखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर यानी त्रिज्या कितना दिया 60, आर का स्क्वायर करेंगे तो 60 हम गुणते क्या लिख सकते हैं 60। ठीक है, इंटू एच, ऊंचाई आपका कितना है 180। तो यहाँ पर लिख दीजिए 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करें, टोटल गुणा कर दीजिए, जितने ऊपर हैं सभी का गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों मैं गुणा करके डायरेक्टली लिख देता हूँ, 22 का 60 में, फिर 60 जितना आएगा, फिर 60 में, फिर जितना आएगा 180 में गुणा कर दूंगा, उसके बाद जो आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों गुणा करने के बाद आपका यहाँ पे आया 142 56 और 000। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, बटे में 7 था तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, ये गुणा करने पर आपका दोस्तों इतना आया है। तो यहाँ पे कर दीजिए, देखो दोस्तों घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बेलन का आयतन भी निकल गया और जो बेलन के अंदर ठोस डाला गया था उसका भी आयतन निकल गया। ठीक है, अब तो बेलन के आयतन से जो ठोस डाला गया था बेलन के आयतन में उसको घटा दीजिए, शेष पानी का आयतन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे क्या, शेष पानी का आयतन या जो बेलन के अंदर बचा है। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बेलन के अंदर या बेलन में, ठीक है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ऐसे लिखिए। ठीक है, शेष बचे, क्योंकि हमें पानी का आयतन ज्ञात करना है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन ये हमें निकालना है। तो जब पानी का आयतन निकालेंगे तो बेलन के आयतन में से क्या करेंगे दोस्तों, ठोस का आयतन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठीक है, ऐसे घटा दीजिए, माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, माइनस ठोस का आयतन। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आपने जो निकाला है वहाँ पे आप रखते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो करिए क्या, आपने निकाला बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे मैंने निकाला है। तो कितना निकाला है दोस्तों, यहाँ पे 14 25 6000। ठीक है, ये आपका निकला है क्या, अब बट्टे में 7, इसको लिखना ना भूलें। ठीक है, अब ब्रैकेट को यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि घटाना है। और आगे आपने क्या निकाला था दोस्तों, ये तो आपका रहा बेलन का आयतन, अब माइनस ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन आपका देखिए यहाँ पे निकाला है मैंने, क्या निकाला है 63 36 000। तो यहाँ पे कर दीजिए 000 और बट्टे में 7 है तो 7 कर दीजिए, ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ पे क्या बंद। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए हर समान दिख रहा है, जब हर समान रहता है तो क्या करते हैं, अंश घटाना रहेगा तो घटा देंगे, जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह दिख रहा है तो इसको घटा दीजिए। चलिए घटा देते हैं दोस्तों, अब घट पीट के जो आएगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 घटेगा तो 0 ही आएगा, 0 से 0 घटेगा तो फिर 0 आएगा, फिर 0 से 0 घटाएंगे तो फिर 0 आएगा। अब यहाँ बचा 6, 6 से 6 घटाएंगे तो फिर 0 आएगा, बचा 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, अब बचा 2, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचा 3 और यहाँ बचा है कितना 6, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7। ठीक है, और नीचे 7 है तो आप नीचे 7 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब क्या करते हैं, इसी को हम 7 से इसमें भाग कर देते हैं। तो 7 से भाग जब करेंगे जो जितना आएगा उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं डायरेक्टली ऐसा काम करता हूँ, भाग करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों भाग करने पर आपका यहाँ डायरेक्टली आया 11 31 42। दोस्तों मैं भाग करके तब लिख रहा हूँ यहाँ पे 8.57 ये इतना भाग करने पाया है, इतना घन सेंटीमीटर मैंने जब भाग किया 7 से इतने में। ठीक है, तब ये इतना आया है। अब क्या करना है, ये घन सेंटीमीटर में है आपको, लेकिन इसको चेंज किस में करना है, मीटर में, क्योंकि जो आंसर आपका दिया गया है वो मीटर में दिया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, ध्यान दीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा आप लिख सकते हैं
10 लाख घन सेंटीमीटर क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख घन सेंटीमीटर अगर हम यहाँ पे कर दें घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1 घन मीटर होगा। ठीक है, अगर इतना बराबर कर दें तो 1 घन मीटर होता है। 10 लाख घन सेंटीमीटर बराबर 1 लाख घन सेंटीमीटर। देखिए घन का मतलब जो होगा वो जो जीरो होता है वो बढ़ता जाता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब यहाँ पे घन लगा है तो वही जीरो जो होगा दो का जोड़ा 3 बार हो जाता है। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर यहाँ पे 1 घन मीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना हमको? मीटर में चेंज करना है तो इसी से इतने से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जो इसको लिख लीजिए 11 31 428.5714 और क्या बटे में किससे भाग करेंगे दोस्तों? हमें मीटर में चेंज करना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से क्या करेंगे आप? यहाँ पे भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं? इतने से भाग जब करेंगे तो देखिए कितना जीरो नीचे है। हमें इसको किस में चेंज करना है? इसको मीटर में। अब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे 10 लाख से भाग किया। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना जीरो है? 6। तो 1 2 3 4 5 6 दशमलव जो होगा 6 अंक खिसक जाएगा। तो खिसक के कहाँ आएगा? 1 2, देखिए दशमलव यहाँ पे है ना, तो खिसकेगा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के बाद आ जाएगा दशमलव। ठीक है, यहाँ 1 के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा और दशमलव के बाद सिर्फ हम 3 अंक लिख सकते हैं, तो यानी 1.131 लिखेंगे। उसके बाद सभी को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना अब ये किस में चेंज हो गया दोस्तों? मीटर में। हमने इसलिए भाग दिया यहाँ पे क्योंकि हमको इसमें किस में चेंज करना था दोस्तों? इसको मीटर में चेंज करना था। ठीक है, तो मीटर में चेंज करने के लिए मैंने इसमें भाग दिया किससे? 10 लाख से। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना लोग सोच रहे होंगे 10 लाख से क्यों भाग दिया? क्योंकि 1 मीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर क्यूब लग जाता है तो यही जीरो जो होता है, डबल जीरो है ना, तो ये जोड़ा में बढ़ता चला जाता है। जैसे देखिए अभी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये मीटर क्यूब है, तो देखिए जोड़ा बढ़ाते चलिए। ये 100 सेंटीमीटर तो होगा ही, लेकिन 3 बार बढ़ाएंगे। देखिए अब एक बार तो हो गया जोड़ा, फिर एक बार जोड़ा, फिर एक बार जोड़ा, तो इतने सा क्यूब में चेंज करने के लिए हमेशा 2 का जोड़ा वहां जीरो का बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चलिए दोस्तों बुक पे ध्यान दीजिए अपने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित या आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस प्रस्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर आपको 3.14 लेना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है। तो करना क्या है, पहले 220 सेंटीमीटर वाला आपको क्या बनाना है, एक बेलन बनाना है। फिर उसी के ऊपर आपको एक और बेलन बनाना है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और ऊपर जो बेलन है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और नीचे वाले के जो बेलन है उसका व्यास 24 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए पहले हम आकृति को ही बना लेते हैं। आकृति बन जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो करिए क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा बेलन बनाइए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ठोस दिया गया है, ये बेलन है। ठीक है, यहाँ से आप बनाइए पहले बेलन। अब कुछ इस प्रकार से ये बेलन आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसी बेलन के ऊपर एक और बेलन दिया गया है छोटा सा, तो उसको भी बना लीजिए यहाँ पे। चलिए कुछ इस प्रकार से इसकी यहाँ भी बना देते हैं। ये बेलन यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बेलन ऐसे बना दीजिए। तो एक बेलन के ऊपर एक और छोटा सा बेलन है। अब दोनों की त्रिज्या और व्यास भी दी गई, कुछ व्यास दिया गया किसी का त्रिज्या, किसी का ऊंचाई भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनकी त्रिज्या। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो छोटा बेलन है, इस जो छोटा बेलन आपको दिख रहा है,
इसकी त्रिज्या आपको दी गई, ठीक है। त्रिज्या हमेशा केंद्र से निकालते हैं, तो यहाँ मध्य से हम त्रिज्या लेंगे। तो जो छोटा बेलन है उसकी त्रिज्या दी गई है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। और ये छोटे बेलन की ऊंचाई भी दी गई, यहाँ से यहाँ तक छोटा बेलन है तो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर। तो कर दीजिए इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले बेलन की ऊंचाई भी दी गई है, तो जो बड़े वाले बेलन की ऊंचाई दी गई है उसका कितना दिया गया दोस्तों, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया गया है, 220 सेंटीमीटर। और बड़े वाले बेलन का व्यास भी दिया है, कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर दीजिए 24 सेंटीमीटर। अगर 24 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा बोले तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकलेगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो त्रिज्या निकलेगा इसका वो निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनकर आपका यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। अब इसी का हमें क्या निकालना है दोस्तों, इन दोनों को बनाने में, एक बड़े बेलन के ऊपर छोटे बेलन को बनाने में कितना लोहा लगा है, यानी कितने लोहे का द्रव्यमान लगा है इसमें, वो कितना केजी लगा है ये हमको बताना है। कितना लोहा इसमें आयरन लगा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब आयरन हमें बताना है कितना लगा है, तो कैसे निकाला जाएगा। देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। बड़े बेलन की ऊंचाई और छोटे बेलन की ऊंचाई को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जो द्रव्यमान निकलेगा, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है, उसी 8 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले जो जो दिया उसको लिख लीजिए। तो यहाँ दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बड़े बेलन की ऊंचाई। तो जो बड़े बेलन की ऊंचाई दी गई है वह कितना दी गई है दोस्तों। अगर मानना चाहें तो आप इसको स्मॉल एच या कैपिटल एच जो भी मान लें, एक मान लीजिए, क्योंकि दो ऊंचाई दी गई है तो दोनों को एक एच एक को कैपिटल एच मानना पड़ेगा, या H1 H2 मान लीजिए। तो बड़े बेलन की जो ऊंचाई है वह 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 220 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए यहाँ पे 220 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चले आगे क्या दिया है, अब बड़े बेलन का व्यास भी दिया है। तो जो व्यास दिया है वह 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दिया तो पहले यहाँ आप देखिए, सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर में रहने देंगे। व्यास को हम, व्यास से दिया है तो व्यास हम निकाल लेंगे त्रिज्या। जब त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का हम क्या कर देंगे, आधा, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, यानी 12 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा यहाँ पे क्या, त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे मिल गया दोस्तों त्रिज्या। क्लियर। अब क्या करना है, छोटे बेलन की ऊंचाई दी गई है तो उसको भी लिख लीजिए। अभी बड़े बेलन की लिखा आपने तो लिख लीजिए छोटे बेलन की ऊंचाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटे बेलन की ऊंचाई। तो जो छोटे बेलन की ऊंचाई है उसको मान लीजिए आप क्या, कैपिटल एच, क्योंकि उसको आपने स्मॉल एच माना है तो इसको मान लीजिए क्या, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखिए दोस्तों 60 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या भी दी गई है। तो त्रिज्या को इसको क्या माने, कैपिटल आर, क्योंकि इसमें स्मॉल आर आपने माना। स्मॉल आर जब उसको माने तो इसको कैपिटल आर मानिए। तो इसका भी त्रिज्या जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको कर दीजिए 8 सेंटीमीटर। चलिए अब आपने जो जो दिया था लिख लिया है। अब ऐसा काम करिए, जो पूरा लोहे का स्तंभ बना है पूरे का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ लोहे का जो पूरा स्तंभ बना है उसका आयतन। तो लिखे यहाँ पे लोहे के, क्या लिखते हैं, स्तंभ लिख दें, चलिए स्तंभ ही लिख दें, लोहे के स्तंभ का आयतन, ठीक है। तो लोहे के स्तंभ का आयतन जब आप निकालेंगे तो लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ लिखिए लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए प्लस छोटे बेलन का आयतन, इतना लिख दिए। चलिए अब दोनों के आयतनों को यहाँ पे क्या करिए, आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो करे क्या, बड़े बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हमने बड़े के लिए क्या लिया, स्मॉल एच
और स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्मॉल एच लिखेंगे, लेकिन छोटे बेलन के लिए जो फार्मूला सेम रहेगा, क्योंकि बेलन का आयतन का ही फार्मूला लगेगा, तो इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर की जगह हम कैपिटल आर कर देंगे, एच स्मॉल एच की जगह हम कैपिटल एच कर देंगे, ठीक है, बस यही अंतर रहेगा। तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही बेलन है, एक छोटा है एक बड़ा है। अब क्या करते हैं, इसमें मानों को हम रखते हैं। चलिए मानों को कैसे रखा जाएगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से पाई मिल रहा है, पाई का मान आप कैसा करेंगे, पाई को कर लीजिए कॉमन, तो पाई को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। चले अब मानों को यहाँ पर रखिए, तो पाई का जो मान लेना है आपको लेना है 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 3.14 लेना है, ठीक है। अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब देखिए दोस्तों, स्मॉल आर का मान हमने निकाला अभी, बड़े बेलन का जो त्रिज्या है वो 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का कर दीजिए यहाँ पे स्क्वायर और इंटू एच, तो ये एच का मान कितना है दोस्तों, पूरी बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर प्लस अब आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर, अब देखिए आर स्क्वायर मतलब जो छोटे बेलन की त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो 8 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, तो कैपिटल एच बोले तो जो छोटे बेलन की ऊंचाई है वो उसको लिखना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60, अब ब्रैकेट को कर दीजिए क्या बंद, क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए दशमलव के बाद 2, अगर हम यहाँ दशमलव काटेंगे तो नीचे 2 जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। 314 बटे तब कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव जैसे ही काटेंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। चलिए अब इसका वर्क कर लेते हैं, 12 का वर्क करेंगे तो 12 ब्रह्म में 100 कितना हो जाएगा 44, और गुणते 220 है तो 220 यहाँ पे आप लिखना ना भूलें, प्लस 8 का वर्क करेंगे 8 से 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 64, और गुणते कितना है 60, तो 60 लिखना ना भूलिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का गुणा करके जोड़ देते हैं, तो चलिए हम इन दोनों का गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखिए 314 बटे कितना 100, अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो जब गुणा करेंगे यहाँ पे देखिए जीरो है, पहले जीरो आप लिख लीजिए, तो 22 चौका 88, 8 हासिल 8, 22 चौका 88, 8 96 हासिल 9, 22 एक्का 22, 9 कितना हो जाएगा 31, तो इसका गुणा करने पाया दोस्तों 31,680, ठीक है, प्लस इसका भी गुणा कर लीजिए, जीरो पहले जीरो लिख लीजिए, 6 चौके 24 हासिल 2, और 6 छहाँ के 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, पूरा लिख दीजिए गुणा करके, प्लस है तो प्लस 20 में लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ, पहले कितना 314 बटे 100 है, तो इसको लिखिए और इसको जोड़ के यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो कोष्टक हट जाएगा, तो जोड़िए कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 31,680 है, यहाँ पे 3,840 है, तो इसको जोड़ दीजिए 0 0 0 4 8 4 12 हासिल 1, 8 से 14 1 15 हासिल 1, ठीक है, और 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और पहले 3 है इसको लिख दीजिए, ठीक है, तो 35,520 आ जाएगा। इतना घन सेंटीमीटर पूरे लोहे का क्या है दोस्तों द्रव्यमान है, ठीक है। लेकिन बोला 1 सेंटीमीटर घन लोहे का जो द्रव्यमान है, अभी तक हमने क्या निकाला आयतन निकाला, जो पूरा बेलन स्तंभ बना है, जो बेलनाकार स्तंभ बना है उसका मैंने क्या निकाला दोस्तों आयतन निकाला है। अब क्या करेंगे हम द्रव्यमान निकालेंगे, तो द्रव्यमान आपको दिया है 1 घन सेंटीमीटर, जो द्रव्यमान दिया गया है 8 ग्राम दिया गया है, ठीक है, उसी को लेकर हमें क्या करना है इसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या दिया है दोस्तों 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान दिया ना, तो लिख दीजिए लोहे का द्रव्यमान, तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान दिया है वो कितना दिया है 8 ग्राम दिया, ठीक है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, लेकिन हमें निकालना है क्या स्तंभ में जो लोहा लगा है उसका द्रव्यमान, ठीक है, तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या स्तंभ में लोहे का द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि हमें द्रव्यमान निकालना है। तो जब द्रव्यमान निकालेंगे, जो स्तंभ में द्रव्यमान लगा है लोहे का, तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें 8 से हम गुणा करेंगे, 8 गुणते जो आएगा, क्योंकि 8 ग्राम दिया है 1 घन सेंटीमीटर, तो मैंने घन सेंटीमीटर जहां दिया है उसकी जगह मैंने क्या लिया 8 लिया है, ठीक है, और जब 8 रखेंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा, तो 8 गुणते क्या लिखेंगे 314, और 100 को तो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है, और फिर कितना है 35,520 बटे नीचे क्या हो जाएगा 100। अब ये आपका चेंज किस में हो गया ग्राम में होगा, ठीक है।
अब ये किस में हो गया है दोस्तों, ग्राम में हो गया, क्योंकि मैंने एक घन सेंटीमीटर की जगह पे ले लिया कितना, 8 ग्राम। अब क्या करोगे, ध्यान दो, इस ऐसा काम करिए, ऊपर जो है सभी का गुणा कर लीजिए। तो इसका देखिए 8 का 314 और 314 का 35,520 में गुणा कर देता हूँ, जो आएगा मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, गुणा करने पे आपका यहाँ पे आया 89,22,6240, इतना गुणा करने पाया, आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। और नीचे कितना है दोस्तों, 100, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100, ठीक। अब यहाँ पे ग्राम दिया गया है तो ग्राम लिख दीजिए, क्लियर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है वो ग्राम में आ रहा है, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर से ग्राम में चेंज कर दिया है। अब ये ग्राम में है, लेकिन हमें ग्राम में नहीं लाना है, क्योंकि हमारा जो आंसर दिया गया है वो केजी में दिया गया है। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम भाग देंगे। तो चलिए 1000 से इसमें क्या करिए, आप भाग दे दीजिए, ठीक है। जो ऊपर है उसको आप वैसे ही लिखो, और नीचे 100 है पहले उसको ऐसे ही लिखो। अब 1000 से आपको क्या करना होगा, भाग दे देना होगा, क्योंकि ये ग्राम में है तो ग्राम से किस में चेंज हो जाएगा, अब केजी में। क्लियर हो गया दोस्तों, अगर हमें ग्राम से केजी में चेंज करना होगा तो 1000 से भाग देना होगा, केजी से ग्राम में चेंज करना होगा तो 1000 से गुणा करना होता है। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करना होगा दोस्तों, अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो देखिए शेष जो बचा है वो बचा है आपका यहाँ पे 8 9 2 2 6 2 4, ऊपर जो बचा मैंने लिख दिया, नीचे कितना बचा है 2 2 4 0, तो 4 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 0 हो गया। अब देखिए जितना जीरो है उतने अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए दशमलव हम वहाँ पे लगा देते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो लगा दीजिए 8 9 2 दशमलव, ठीक है। फिर 2 6 2 4, इतना ये केजी आ गया है आपका स्तंभ में लोहे का द्रव्यमान। लेकिन आपको ये भी पता है कि दशमलव के बाद सिर्फ आपको लगभग में 2 अंक लेना है या तो 3 अंक लेना है। तो जो आंसर दिया गया उसको मैं रियलिटी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 8 9 2 दशमलव, दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक लीजिए, तो 2 6, इतना आपका क्या हो जाएगा, केजी। ये आपका हो गया दोस्तों क्या, आंसर। यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर यहाँ पे निकल गया। तो इतना केजी आपका लोहा लगा है उसको बनाने में, ठीक है। जो स्तंभ था बेलनाकार उसको बनाने में इतना केजी आपका लोहा लगा है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो यही आपका हो गया आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो जब भी अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं मिलता हूं अब आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।